हेलो बच्चों, वेलकम टू डिजिटल टीचिंग ऑफ आदित्य बिरला इंटरमीडिएट कॉलेज रेणुकूट सोनभद्र। बच्चों, मैं डॉक्टर स्मिता सिंह आपको हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। हिस्ट्री में हम जो हमारी किताब है भारत और समकालीन विश्व 2, इसका पहला चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर को हम पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं। अपने पहले 2 वीडियो में हम इसके पहले का पढ़ चुके हैं, जिसमें पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो फ्रांसीसी जो चित्रकार है उसकी एक पेंटिंग जो थी फ्रेडरिक सारियो की जो पेंटिंग थी उसके बारे में हमने आपको बताया था। अब ये उसके बाद दूसरा जो हमारा पॉइंट था वो क्या था, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, जिसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अब जो हमने पढ़ा था कि फ्रांस में जो राष्ट्रवाद आया, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो राष्ट्रवाद एक तरह से एक नया जो है विचार आया लोगों के मन में, वो कैसे धीरे धीरे जो है आसपास के अन्य यूरोपीय राज्यों में भी फैला। तो ये तो निश्चित है कि अगर किसी एरिया में कुछ बदलाव आता है तो उसका प्रभाव अगल बगल में भी होगा। तो इसी तरह से हम जो इसमें पढ़ेंगे तो यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण वो हम पढ़ेंगे 18वीं सदी के मध्य का टाइम, जो कि 1750। अब बच्चों, हमने फ्रांसीसी क्रांति में हमने अभी इसके पिछले पॉइंट में 1815 तक जब नेपोलियन एक तरह से हार गया था, उसका अंत हुआ था, तब तक हमने पढ़ लिया था। लेकिन यहाँ जब हम यूरोप के उसमें पढ़ेंगे तो यूरोप के बारे में जब पढ़ेंगे तो 1750 से शुरू करेंगे। तो 1750 के टाइम पे यूरोप कैसा था, तो ये मानचित्र में बच्चों देखो कि इस मानचित्र में कैसा दिख रहा है यूरोप। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में हम यूरोप को जानते हैं, जिस हम इटली को जानते हैं, जर्मनी को, स्विट्जरलैंड को, फ्रांस को, ये सारे राज्य पहले ऐसे नहीं थे। ये पहले क्या थे कि अलग अलग छोटे छोटे ये जो राजशाहियों या कैंटनों में बटे हुए थे, इनके अपने अपने शासक थे। और इस तरह से जो आज हम इसका जो राजनीतिक सीमा देख रहे हैं, जो वो ऐसा पहले नहीं था। तो एक तरह से इसको हम कह सकते हैं कि आज का जो राष्ट्र राज्य है ये पहले ऐसा नहीं था। तो पहले का जो राष्ट्र राज्य था, मतलब वो जो उस समय जो ये राज्य छोटे छोटे इकाइयों में बटे हुए थे, उनमें क्या था कि उनमें एक मुख्य था कि जो साम्राज्य उनका था उनमें कोई सामूहिक पहचान नहीं थी। ये बिना सामूहिक पहचान के थे। सामूहिक पहचान क्या, ना तो इनकी कॉमन लैंग्वेज थी, ना तो कॉमन हिस्ट्री था, ना तो कॉमन कल्चर था। मतलब इनकी भाषा, इतिहास, संस्कृति कुछ भी एक जैसी नहीं थी। पूरे इस यूरोपीय क्षेत्र में अलग अलग जाति समूहों के लोग रहते थे और इनकी अलग अलग भाषाएं थी। तो इस वजह से इनमें एकता नहीं थी। तो इसी तरह के एक उदाहरण हम लेंगे हैब्सबर्ग साम्राज्य का। ये जो हैब्सबर्ग साम्राज्य है ये ऑस्ट्रिया और हंगरी में फैला हुआ था। इसमें क्या था, कौन कौन से एरिया आते थे, टेरॉल था, ऑस्ट्रिया था, सुडेटेनलैंड था और बोहेमिया था। इन सारे एरिया में एक तो ये अलग अलग क्षेत्र आते थे, और उसके बाद क्या था, ये हैब्सबर्ग साम्राज्य जो था फैला हुआ था, इसमें ऐसे अलग अलग एरिया के लोग थे और इनकी भाषा अलग थी। कुछ लोग फ्रेंच बोलते थे, कुछ लोग इतावली बोलते थे, कोई जर्मन बोलता था तो कोई पोलिश बोलता था, किसी की भाषा मैग्यार थी। तो इस तरह अलग अलग एरियाज में अलग अलग भाषा ये बोला करते थे। तो जब इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी थी तो यूनिटी आएगी कहाँ से। तो इनके में कोई सामूहिक पहचान नहीं था, इसलिए इनके में तब तक कोई राष्ट्रवाद की भावना ही नहीं थी। तो ये राष्ट्रवाद की भावना कैसे आई, धीरे धीरे हम वही समझेंगे। तो पहले हम समझेंगे कि उस समय यूरोपीय समाज में जो वर्गीकरण था वो क्या था। तो बच्चों, हमने फ्रांस में भी पढ़ा था कि समाज 3 वर्गों में बटा था। पहला कुलीन वर्ग, दूसरा पादरी वर्ग और तीसरा जनसाधारण वर्ग। तो उसी तरह से इस यूरोपीय समाज में भी एक छोटा सा तबका था कुलीन वर्ग का। तो पहले हम कुलीन वर्ग को समझेंगे। कुलीन वर्ग आपको मालूम ही है कि कुलीन वर्ग जो है बहुत पैसे वाले लोग होते थे, जो एक तरह से क्या होता था, भूमि के मालिक होते थे। इनके पास बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी होती थी, बहुत बड़े बड़े एरियाज होते थे जमीन के, शहरों में बड़ी बड़ी हवेलियां होती थी। ये कुलीन वर्ग के लोग थे। दूसरा, ये फ्रेंच भाषी थे। होता क्या था कि इनके अपनी अपनी अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे, अलग अलग भाषाएं थी।
लेकिन जब ये राजनीतिक रूप से मिलते थे तो इनकी एक कॉमन लैंग्वेज थी, क्या थी? फ्रेंच या फ्रांसीसी बोलते थे। इसके बाद ये छोटा वर्ग था। छोटा वर्ग कैसे था कि जिस भी एरिया में जो लोग ये थे तो इनके पास बहुत ज्यादा लैंड था, तो लोगों की संख्या कितनी होगी? जब ज्यादा जमीन लोगों के पास है तो संख्या कम होगी। तो इस तरह ये लोग थे बहुत कम, लेकिन ये आपस में जुड़े हुए थे एक दूसरे से। इनकी जो है वैवाहिक संबंधों से जुड़े थे। वैवाहिक संबंधों में हमने पहले भी पढ़ा फ्रांसीसी क्रांति में कि जो राजा वहां का सम्राट लुई 16वां था, उसकी शादी किससे हुई थी? ऑस्ट्रिया की महारानी जो राजकुमारी थी मैरी एंटोनेट से। तो इस तरह से ये जो कुलीन वर्ग के लोग थे, जो बड़े लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े थे। तो इस तरह से इनकी साझा जीवन शैली थी, मतलब एकता थी इनके में। तो ये कुलीन वर्ग के लोग वहां पर थे। ठीक है। अब इसके बाद ये तो थे लेकिन कम थे, ये लोग ज्यादा नहीं थे, और इनके जमीन पे अन्य लोग काम करते। तो इसी तरह एक दूसरा वर्ग था कृषक वर्ग, जो बहुत बड़ा वर्ग, जो बचा हुआ लोग जो थे उसमें से ज्यादा ये कृषक वर्ग थे। और ये कृषक वर्ग क्या करते थे? बहुत बड़ा वर्ग था इनका, और ये जो है इन कुलीन वर्ग की जमीनों पर काम किया करते थे, खेती करते थे। एक तरह से वो किराएदार थे उनकी जमीन पर, और ये काश्तकार होते थे या भूदास होते थे। इस तरह से उनकी जमीन पर ये कार्य करते थे। अब ऐसे में क्या हुआ कि एक तरह से कुलीन वर्ग थे, फिर इधर कृषि चलता था, तो उसी समय औद्योगिक क्षेत्र में विकास हुआ। औद्योगिक क्षेत्र में, व्यापार में जब जो विकास हुआ तो हुआ क्या कि एक नया मध्य वर्ग निकल के आया। अब इस नया मध्य वर्ग के बारे में हम कैसे समझेंगे कि आया कहाँ से? तो हुआ क्या कि ये नया मध्य वर्ग जो आया, तो औद्योगिक उत्पादन में जब वृद्धि हुई तो व्यापार में भी वृद्धि हुई। औद्योगिक उत्पादन, जब चीजों का उत्पादन बढ़िया होता है तो उसका व्यापार होता है। जब व्यापार में वृद्धि हुई तो लोगों के पास पैसे रुपए आने लगे। तो इससे क्या हुआ? एक वाणिज्यिक वर्ग का उदय हुआ, मतलब पैसे रुपए वाले जो लोग हुए उनका उदय हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि फिर जब उनके पास जब पैसे रुपए ज्यादा हो गए तो संसाधन उनके पास हो गए, साधन हो गए, वो समझ हो गई, वो पढ़ाई लिखाई करने लगे, और सारी सुविधाएं होने से उनमें क्या बहुत सारे लोग शिक्षित आए। तो इससे एक नया जो वर्ग निकल के आया, जो मध्य वर्ग था नया, जो इन्हीं में से निकल के आया था, इन्हीं श्रमिक वर्गों में से और इन्हीं व्यापारी वर्ग में से जो निकल के आया, उसको कहा गया नया मध्य वर्ग, जो शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे और उदारवादी थे। इनमें क्या होता? बहुत सारे उद्योगपति थे, इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्री लगा रखे उद्योगपति थे। व्यापारी थे, जो चीजों का व्यापार करते थे यहाँ से वहां, या तो सेवा के क्षेत्रों में थे, जैसे डॉक्टर्स थे, ये इंजीनियर्स थे और वकील थे। इस तरह के जो है लोग थे। तो ये पढ़े लिखे, समझदार थे, शिक्षित थे। तो एक तरह से उदारवादी थे। इनके जो है विचार क्या थे? उदारवाद के थे। तो ऐसे में जो उदारवादी लोग थे, जो नया मध्य वर्ग निकल के आया, जो उदार थे, उदारता थी, तो इनके उदारवादी में क्या होता है? एक मुख्य इसका क्या होता है कि ये जो है बदलाव चाहते हैं। बदलाव हर चीज में इनको लगता है कि हाँ बदलाव होना चाहिए। तो इनके दो मुख्य विचार थे, एक राष्ट्रीय एकता और दूसरा उदारवादी राष्ट्रवाद। तो उदारवादी राष्ट्रवाद अभी हम बताएंगे, पहले हम राष्ट्रीय एकता समझेंगे। तो मतलब ये जो नया वर्ग निकल के आया पूरे यूरोपीय क्षेत्र में, तो इनका क्या हुआ कि ये आपस में एक दूसरे से बनते गए और देश के प्रति इनके में एकता की भावना आई, और ये परिवर्तन चाहते थे। उदारवादी थे तो परिवर्तन चाहते थे। दूसरा इनकी जो एक विचार आया कि उदारवादी राष्ट्रवाद, मतलब एक ऐसा राष्ट्रवाद की परिकल्पना जिसमें जो है भावनाएं इनके उदारवादी हो, मतलब कि परिवर्तन हो। अब ये क्या देखेंगे हम कि उदारवादी राष्ट्रवाद है क्या? लिबरलिज्म। तो है क्या उदारवादी? जैसे लिबर जो है, ये क्या है? एक लैटिन भाषा से बना है जिसका अर्थ होता है आजादी, मतलब मुक्ति, फ्रीडम। तो इनका था, तो इसी से आया जो है ये राष्ट्रवाद निकल करके। तो इनकी क्या थी? ये जो लोग आए उदारवादी राष्ट्रवाद के लोग, ये क्या किया? इनकी बहुत सारी डिमांड थी। तो डिमांड क्या थी? इनकी मांग थी, एक तो राजनीतिक रूप से कुछ मांग थी इनकी। क्या था वो? पहला, व्यक्तिगत आजादी, मतलब किसी भी व्यक्ति को कोई गुलाम बना के ना रखे, किसी मतलब किसी शासक का उसके ऊपर कोई कंट्रोल ना हो, वो बंधुआ ना हो वो। तो इस तरह से ये चाहते थे व्यक्तिगत आजादी हो, हर व्यक्ति को जो है वो आजाद हो। दूसरा, कानून के समक्ष बराबर,
मतलब कानून हर व्यक्ति के लिए एक बराबर हो, कोई भी व्यक्ति हो, बड़ा हो, छोटा हो, सम्राट हो या गरीब हो, सबके लिए कानून बराबर, यानी कानून के नजर में लोग बराबर हो। तीसरा, निरंकुश शासन का अंत, जो कि राजतंत्र में था। उस राजतंत्र में, यूरोप में उस समय ये फैला हुआ था, जितने राष्ट्र थे सब में निरंकुशता फैली हुई थी। तो ये चाहते थे कि ये जो राजतंत्र है, निरंकुश शासन है, ये पूरी तरह से ये समाप्त हो जाए। कौन चाहता था? नए उदारवादी लोग जो थे। फिर पादरी वर्ग के जो विशेष अधिकारों की समाप्ति, जो पादरी वर्ग थे जिनको विशेष अधिकार, जो जन्मना अधिकार दिया गया था, पहले भी पढ़ चुके हैं कि उनको जो जन्मना अधिकार दिया गया था, उन सारे अधिकारों की समाप्ति कर दी जाए, वो हर व्यक्ति बराबर हो जाए। जब अधिकार खत्म हो जाएंगे तो बराबर हो जाएंगे सबके। फिर इनका अपना एक संविधान हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हो, अपना संविधान हो, और उसके बाद इनकी जो है प्रतिनिधि की सरकार हो। ये चाहते थे कि हमारे जो प्रतिनिधि हो वो उस सरकार में शामिल हो, जिससे हमारी बातें वहां तक पहुंच सके। और लास्ट इनका क्या था कि निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता मानते थे, कि जिसके पास निजी संपत्ति है उसका स्वामी वही हो, ये अनिवार्य होना चाहिए। तो ये तो कुछ मांगे थे ये उदारवादियों की राजनीतिक रूप से। और इनका जो आर्थिक रूप से भी कुछ इनकी डिमांड थी, वो क्या थी कि बाजारों की आजादी। जो बाजार में जो ये बहुत ज्यादा नियंत्रण था एक तरह से, उससे बाजार फैल नहीं सकता था, विकास नहीं हो सकता था, उस पे ये चाहते थे कि शासक का पूरी तरह से नियंत्रण खत्म हो जाए और बाजार अपने हिसाब से, बाजार में जो लोग क्रय विक्रय करते हैं वो अपनी मर्जी से कर सके, उनके ऊपर किसी तरह का प्रतिबंध ना हो। फिर चीजों और पूंजी पर नियंत्रण की समाप्ति कर दी जाए। जो चीजें थी, जो सामान था, सामानों और पूंजी का जो आवागमन होता था, उस पे किसी तरह का कोई नियंत्रण ना हो। उसके बाद नेक्स्ट था भार व नापतोल में समानता। ये बहुत बड़ी एक इनके लिए बाधा थी, इनके जो आर्थिक विकास में सबसे बड़ी बाधा थी कि भार और नापतोल में इनकी समानता नहीं थी। हुआ क्या था कि वहां पे जगह जगह जो है इन सारी चीजों की वजह से जो टैक्स लगता था, जो ये शुल्क देते थे, उसमें जो असमानता थी, क्योंकि भार व नाप अलग होता था तो जगह जगह पे अलग उसका मापन होता था। तो हुआ क्या कि इनके यहाँ 1833 ईस्वी में जो हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जाने में इनको 11 टोल नाकों को पार करना पड़ता था। जो इनके व्यापारी थे, 1833 की बात कर रहे हैं हम, जो 1833 में इनके व्यापारी जो हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जाते थे, 11 टोल नाकों को पार करते थे, और हर टोल नाके पे इनको 5% जो इनको टैक्स देना पड़ता था। अब उसका ये नतीजा होता था कि हर एरिया में अलग अलग भार और नाप का मापन था इनका अपना, तो उससे क्या होता था, समय बहुत लगता था, तो इससे बड़ी समस्या आती थी। अच्छा, दूसरा क्या था, एक उदाहरण हम ले लें कि इनके जो है वहां पे यूरोप में क्या होता था कि कपड़े को जो नापा जाता था एले से, तो एले क्या था कि 1 एल कपड़े की लंबाई जो इनका न्यूरमबर्ग में जो है इनका अलग था, तो मेंज में अलग था। इसी तरह जैसे शुरू करते हैं कि फ्रैंकफर्ट में जो इनका 55.7 सेंटीमीटर अगर उसकी लंबाई है, तो मेंज में गए ये, तो वहां जाकर के 55.1 सेंटीमीटर हो गया, वहां से आगे न्यूरमबर्ग में गए तो वहां 53 हो गया या 65। तो इस तरह से वो जो लंबाई इनकी बदल जाती थी, उससे क्या हुआ कि चीजों के जो है खरीदने में और बेचने में इनको समस्या आती थी। तो वो चाहते थे कि इसमें इनका नियंत्रण, मतलब वो सारी चीजें एक बराबर हो जाए, तो भार और नापतोल में समानता होनी चाहिए। फिर क्या था, मुद्रा में समानता। मुद्रा भी क्या थी, हर जगह अलग अलग थी, उनकी जो है जो अलग अलग शासकों के अंतर्गत एरियाज आते थे वो अपनी मुद्रा चला रखते थे। तो इसलिए जो है ये जारी सारी समस्याएं, तो उदारवादी क्या चाहते थे कि आर्थिक रूप से भी इन सारी चीजों को हटा करके समानता लाई जाए, समान चाहते थे कि सब में एक बराबरी हो, क्योंकि उदारवादी थे, परिवर्तन चाहते थे। अब इन सारी चीजों को ये उदारवादी क्या समझते थे कि आर्थिक विकास में बाधक है, ये सारी चीजें जो अलग अलग जो सारी चीजें हैं अलग अलग जगहों पर ये बाधक है। तो ऐसे में इन्होंने एक नया शुल्क संघ जो है बनाया, वो क्या था, जैल्वराइन। तो जॉल्वेराइन जो बनाया इन्होंने, ये शुल्क संघ, ये प्रशा ने बनाया था। इसका जो है निर्माण, इसकी जो है स्थापना जो है प्रशा ने की थी। बाद में अन्य जर्मन राज्य भी आकर के इसमें शामिल हो गए, और इन्होंने अपने प्रयास से क्या किया
कि इस पूरे जो है जो शुल्क वाले जो अनियमितता थी, जो असमानता थी, उसको हटाने का प्रयास किया, उससे ही सारी चीजों में समानता आई। तो परिणाम क्या निकल के आया कि व्यापार अवरोध जो था वो समाप्त हो गया। जब व्यापार अवरोध समाप्त हुआ तो उससे क्या हुआ कि इनका व्यापार आर्थिक दृष्टि से यह विकास करने लगे। और एक और था मुद्राओं की संख्या में कमी। जो 30-30 मुद्राएं चलती थी उनको समाप्त करके इन्होंने केवल 2 मुद्राएं रखी। तो इस तरह से मुद्राओं में कमी हो गई। अब आगे हम चलते हैं कि अब अभी तक तो हमने देख लिया कि एक नया मध्य वर्ग जो आया वो उदारवाद था, वो परिवर्तन चाहता था। अब क्या हुआ कि अब हम देखेंगे 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद आया। अब रूढ़िवाद क्या है? जैसा कि बच्चों रूढ़िवाद क्या है कि ये जो है वही पुरानी परंपराएं रीति रिवाज को लेकर के चलते हैं, इनको परिवर्तन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और परिवर्तन अगर ये चाहते हैं तो उसकी गति जो है वो बहुत धीमी होनी चाहिए। तो वो एक नया रूढ़िवाद वर्ग आ गया। ये रूढ़िवाद क्या था? यूरोपीय सरकारें थी। तो पूरे यूरोप की जो सरकारें थी एक तरह से रूढ़िवाद थे। ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि जो राजतंत्र के बाद जो आया था प्रजातंत्र जो है जनतंत्र जो आया था वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं था। तो इनके विचार क्या थे कि पारंपरिक संस्थाएं बनी रहे। जो पारंपरिक संस्थाएं क्या थी कि राजतंत्र इनका रहे, जो इनका शासन है, जो निरंकुश शासन है वो वापस बना रहे। इसके बाद जो है चर्च जो था, जो चर्च की जितनी स्वामित्व छीन ली गई थी, चर्च का जो अधिकार छीन लिया गया था वो वापस चर्च को मिल जाए, क्योंकि चर्च इनके फेवर में थे। फिर सामाजिक ऊंच नीच, जो हमने फ्रांस की क्रांति में पढ़ा था कि जो सामाजिक रूप से जो ऊंच नीच जो अनेक वर्गों में बटे हुए थे वो जो है वापस से आ जाए। और संपत्ति और परिवार, ये सारी चीजें ये चाहते थे, इनके पास संपत्ति हो, इनका परिवार हो, इनका एक ग्रुप हो। और ये जो है यूरोपीय शासकों के ये विचार थे। और ये असहमति और आलोचना तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती थी। जो नए जो है उदारवादी थे, जो आलोचना करते थे या इनके जो सरकार चलाने के तरीकों पे बिल्कुल भी असहमति अगर कोई करता तो इनको बर्दाश्त नहीं होता था और आलोचना इनको बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए इन्होंने सेंसरशिप लगा रखा था। अखबारों, किताबों, पत्रिकाओं या नाटकों के माध्यम से अगर इनकी आलोचना की जाती थी तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं था। ये रूढ़िवादी लोग क्या करते थे कि उस पर सेंसरशिप लगा करके इस तरह से इनको रोकते थे। तो अब ऐसे में क्या हुआ कि जब 1815 में नेपोलियन की हार हुई तो ऐसे में एक वियना की संधि हुई। अब वियना की संधि में क्या हुआ कि जिन 4 देशों ने मिलकर के, जिन 4 राज्यों ने मिलकर के नेपोलियन को हराया था वो चारों कौन थे? ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया। ये चारों जो मिलकर के उसको हराए थे। तो इन्होंने एक जो है वियना की संधि की सन 1815 में। अब 1815 में ऑस्ट्रिया में एक जगह है वियना, जो कि प्रेजेंट टाइम पे ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वहां वियना में इन्होंने एक मीटिंग रखी। उसको जो है वहां का जो चांसलर था ड्यूक मेटरनिक जो था वो उसका जो है प्रतिनिधित्व किया। और उसमें जो है ये सारे देश के प्रतिनिधि आए और इन्होंने बैठ करके मीटिंग की। जैसा कि बच्चों इस पिक्चर में देख रहे हो आप, ये बैठ कर डिस्कस किए कि क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें हुआ क्या कि इन्होंने बुर्बो वंश को सत्ता में वापस से बहाल कर दिया। जो नेपोलियन जो है, जब ये बुर्बो वंश का जो लुई 16वां था, जब इसकी हार हुई, इसको हटाया गया वापस से। राजतंत्र के बाद जनतंत्र आया तो जैकोबिन की सरकार आई, आपने पढ़ा था। जैकोबिन की सरकार, फिर डायरेक्टरी की सरकार आई, फिर नेपोलियन आया। तो इस तरह से जो बुर्बो वंश हट गया था उस बुर्बो वंश को वापस सत्ता में इन्होंने बहाल कर दिया। फिर इन्होंने क्या किया कि फ्रांस को रोकने की कोशिश की जिसको नेपोलियन ने इतना ज्यादा बढ़ा दिया था। तो क्या किया, नेपोलियन के कब्जे वाले पूरे इलाके को इन्होंने फ्रांस से वापस ले लिया। वो सारा इलाका फ्रांस ने खो दिया जिसको नेपोलियन ने अपने साम्राज्य विस्तार में अधिकार किया था, जिसको पाया था वो। फिर फ्रांस के सीमा विस्तार को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, बहुत सारे राज्य स्थापित किए। जैसे उत्तरी सीमा पर एक तो नीदरलैंड, जिसको पहले प्राचीन समय में हॉलैंड कहते थे, बेल्जियम था। इस तरह से इन्होंने लगा के रखे। और ये दक्षिण में ये पीडमॉन्ट जो है, तो ऐसे ये बांध करके रखे कि अपना सीमा विस्तार ये फ्रांस ना कर सके। फिर प्रशा को पश्चिमी सीमा पर एक नया इलाका दे दिया गया
ऑस्ट्रिया को क्या किया कि जो इटली का उत्तरी भाग है वो दे दिया, रूस को पोलैंड मिल गया। तो इस तरह से इस वियना की संधि में ये सारी चीजें हुई। लेकिन एक क्या किया इन्होंने कि नेपोलियन ने जो 39 जो है राज्यों का एक महासंघ बना रखा था उस पे छेड़छाड़ नहीं किया, वो महासंघ वैसे के वैसे ही बना रहा। और इस तरह से वियना की संधि में ये सारी चीजें हुई, जो कि वियना में 1815 में ये परिवर्तन हुआ। अब इसके बाद जब ज्यादा जो है ये रूढ़िवादियों के खिलाफ ये उदारवादी आने लगे तो इनको दमन का प्रयास किया गया। जो नए क्रांतिकारी जो आ रहे थे, जो लोग विरोध कर रहे थे, इनको क्या कि भूमिगत कर दिया गया, एक तरह से इनका दमन कर दिया गया। ऐसे में क्या हुआ कि कुछ क्रांतिकारी जो है जो दबना नहीं चाहते थे वो निकल के बाहर आए। और इसमें एक नाम आता है, इन्होंने क्या किया गुप्त संगठन बना रखे। इसमें एक नाम निकल करके आता है कि वो ज्यूसेप्पे मैत्सिनी का, जिसको हम आगे देखेंगे। तो पहले जो नया संगठन बना इन क्रांतिकारियों का, ये गुप्त संगठन बनाते थे। उद्देश्य क्या था इनका कि राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार करना। ये चोरी चोरी ही करते थे, लेकिन इन्होंने राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार पूरे यूरोप में किया, एक जगह नहीं, पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार किया और राजतंत्र का विरोध किया कि राजतंत्र वापस नहीं आना चाहिए, राजतंत्र होगा तो फिर देश का विकास नहीं हो सकता है। फिर स्वतंत्रता होनी चाहिए और निरंकुश शासन था, जो वहां के सम्राट निरंकुश थे, उनका अंत होना चाहिए। ये गुप्त संगठन बना के ये प्रयास कर रहे थे। और राष्ट्र राज्यों की स्थापना यानी नेशन स्टेट्स बनाना था इनको। जो आज के टाइम पे नेशन स्टेट्स हैं, जो राष्ट्र राज्य हैं, उनकी स्थापना करना, ये इनके उद्देश्य थे, किसके? क्रांतिकारियों के। तो इसमें जो है एक नाम आता है इटली का, जो है ज्यूसेप्पे मैत्सिनी का, जिसको मैंने अभी बताया। ये इटली के निवासी थे। इन्होंने क्या किया, एक जो है कार्बोनारी गुप्त संगठन का सदस्य थे ये, और इन्होंने चोरी चोरी 2 भूमिगत जो है संगठन की स्थापना की थी। पहला था यंग इटली, जो कि मार्सेई में था। दूसरा यंग यूरोप, जो कि बर्न में था। ठीक है। और ये चाहते क्या थे, ये इन जो है अपने इन दोनों जो है इसके माध्यम से, संगठन के माध्यम से वापस से, जो मैंने अभी बताया कि निरंकुश शासन का अंत हो जाए और किसी भी तरह के जो है जो स्वतंत्रता में बाधक है उसको हटा दिया जाए। और इटली जो था, जहां इटली का था, ये चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, जो अलग अलग छोटे छोटे उसमें बंधे हुए हैं। तो इसका ज्यूसेप्पे मैत्सिनी का कहना था कि पैबंदों की तरह नहीं होना चाहिए, जैसे कपड़ों पे पैबंद लगाते हैं, वैसे इनका कहना था कि वैसे टुकड़ों में नहीं होने चाहिए, हम सारे एक होने चाहिए। तो इसलिए इसने बहुत ज्यादा प्रयास किया और इसका ये परिणाम हुआ कि इटली के एकीकरण में इसका बहुत ज्यादा नाम आता है। तो बच्चों इस तरह से ये हमारा जो है कंप्लीट हुआ। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।